हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी। हम लोग आज एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं और ये जस्ट एक आपका ओवरव्यू है जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग एक बहुत जल्द एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑन पॉलिटी। एंड इन दिस लेसन वी विल डील दैट हाउ वी हैव टू डील विद द सब्जेक्ट इन मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टॉपिक्स। ठीक है, और ये हमारा जो कोर्स रहेगा ये बाइलिंगुअल नेचर का रहेगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको पॉलिटी कैसे रिवाइज करनी है इन लास्ट 10 डेज़। बेसिकली 10 डेज़ मैंने इसलिए यहाँ पे रेफरेंस लिया हुआ है जस्ट फॉर, आप कह सकते हैं यूपीएससी का रेफरेंस लिया हुआ है, लेकिन ये कोर्स आपके लिए जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस हैं या फिर आपका एसएससी एग्जामिनेशंस है, या अभी आपने देखा होगा कि पेंडेमिक की वजह से हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब आपके एक साथ अक्टूबर नवंबर वाले जो आपका टाइम स्पेन है इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हमें अब क्या करना है, सारे सब्जेक्ट कवर करना है। तो मैं यहाँ पर स्पेशली आपके लिए पॉलिटी का एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें हम लोग मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से हम इस बैटल को जीत सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे। सबसे पहले तो देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड गो टू विद योर सिलेबस। ठीक है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल की आप बात कर लेते हैं, या फिर आप सीडीएस की बात करते हैं, या फिर आप यूपीएससी की बात करते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस की बात करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स की एक अपनी डिमांड है, अपनी एक अप्रोच है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले उनका सिलेबस देखना चाहिए कि उस सिलेबस में क्या डिमांड है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कि किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फिर उससे हमें आइडिया मिलेगा कि हमें क्या क्या थिंग्स कवर करनी है। ठीक है जी, तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमें ये समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम लोग मेजर चंक जो है उस सिलेबस का लेस टाइम में कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ से हमारा मेन जो चैलेंज है वो स्टार्ट होगा कि आपको पूरा सिलेबस जो है विद इन टाइम रहते हुए हमें कंप्लीट कैसे करना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, स्टार्ट सब लोग करते हैं लेकिन कंप्लीशन कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो हमें वही चीज़ सीखनी है कि इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे रहते हैं और उनके लिए आपको नोट मेकिंग कैसे करनी है। इनफैक्ट मैं आपको कोशिश करूँगी यहाँ पे कि इसी वीडियो में आपको लिंक प्रोवाइड करवाने का, जिसमें से आप पीडीएफ या फिर पीपीटी कोर्स की ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी कि देखिए, अब आपके पास टाइम नहीं है, टाइम इज़ लिमिटेड बेसिकली। तो उसके रहते हुए आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। अब यहाँ पे हार्डवर्क करने का टाइम नहीं है। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना कि चीज़ें छोड़नी क्या है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, कवर करने के साथ साथ कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक रूल समझाती हूँ जिसको हम 80-20% का रूल फॉर्मूला कहते हैं। देखिए क्या होता क्या है, आप ये कह सकते हैं कि आपका 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ ही आपका 20% का इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिसमें से आपके पेपर में 80% क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि वो 20% जो सिलेबस है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि बाकी और जो टॉपिक रहेगा उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो हम उन्हें लेकिन कम टाइम देंगे। यहाँ पे हमें चैप्टर्स को, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है और उसके हिसाब से हमें स्टडी करना है, एक स्मार्ट प्लान बनाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिटी के डिवीजन ऑफ सिलेबस की। डिवीजन यानी कि मैंने यहाँ पे पॉलिटी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उसके साथ साथ मैं उसको कैसे डील करने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को हम देखेंगे, जिसमें हम मेनली बात करते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए एक्ट से, जहाँ पे मैं बात करूँगी आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है,
तो क्योंकि हमें ये पढ़ना पड़ेगा पहले कि क्योंकि हमारी जितनी भी आपकी अभी की आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवांसमेंट रहे हैं उसमें सारी चीज़ें यहीं से इन्हीं एक्ट से हमारी उठाई गई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि समझना कि कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं और कैसे कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में किस तरीके से हेल्प किया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की, कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कैसे चीज़ें ली गई, ये तो हमने देखा। उसके बाद मेनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है, या फिर उसमें सबसे मेन चीज़ें बात क्या कही है। इसी के अंदर मैं इन्हीं में सबसे हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनफैक्ट मैं अभी आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगी कि कितना प्रोपोर्शन हमारा इससे लिया गया है। तो मेनली ये वाला जो डील करता है आपका एफआर से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से, प्रीएम्बल से, ठीक है। इनफैक्ट आपका स्टार्टिंग में जो हम बात करेंगे ना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, यूनिटरी हो गया, वो सारी चीज़ें हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं अदर स्टेट से, और उसके बाद इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर जी बात करेंगे हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेशनल अगर हम बात करें या फिर यूनिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या वर्किंग सिस्टम है, कैसे डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर हम डिवीजन देखेंगे। उसके अंदर ही हम फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे, ठीक है, और अलग अलग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्किंग्स को डिस्कस करेंगे। फिर आपका मेन यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अच्छा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ ही मैंने इसी के अंदर आपको बता दूं कि जितना जुडिशरी वाला पार्ट है ना, यानी कि हम यहाँ पे तीनों चीज़ों की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव की, एग्जीक्यूटिव की और साथ साथ जुडिशरी सिस्टम की। तो तीनों के ऊपर हम बात करेंगे और कैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे यहाँ पर हमारा वर्क करता है इंडिया के रेफरेंस में, हम ये सब देखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट उसको हम कंपेयर भी करेंगे अलग अलग नेशंस के साथ। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, उनका फ्रेमवर्क क्या रहता है, और ये क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन कैसे बना है। यूपीएससी अपने आप में ही एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर क्या कैसी कैसी मेंबर्स बैठते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। और कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं लेकिन हमारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इनके बारे में भी हम यहीं पे जानेंगे। उसके बाद हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जिसमें हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन की बात करी, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी है या आपकी जुडिशियल बॉडी है, उसकी सारा मतलब मेनली वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आप ये कह लीजिए कि मोटा मोटा तौर पे हम गवर्नेंस का पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। हाउएवर प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नेंस का इतना ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वहाँ पे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। जैसे इस वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूँ कि मैं जैसे यहाँ पे आरपीए एक्ट वगैरह हो गया 1950 का, 1951 का, वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इलेक्शन कमीशन की, या फिर आप कह सकते हैं आपका फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन का रोल कैसे रहता है, किस में आपके इलेक्शंस के लिए, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में हम बात कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें एक काइंड ऑफ वर्किंग के अंदर हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद फिर लास्ट में हमारा रहता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में हम यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स इन चारों में आपके कवर्ड नहीं होते, इन पाँचों में आपके कवर्ड नहीं हो रहे हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं वो हम मिसलेनियस में यहाँ पे डील करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपके बाद आपका लिंग्विस्टिक यहाँ पे कमीशन वगैरह, हालांकि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपकी लेस इंपॉर्टेंस रहती हैं, लेकिन कभी कभार क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है, तो जो चीज़ें रह जाएंगी इनमें वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलेट करके डील करने वाली हूँ, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेते हैं कि इतने टाइम से कह सकते हैं कि 10 सालों में हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पॉलिटी के सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मेनली मैं यहाँ पे किसको ले रही हूँ रेफरेंस के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर सारे छोटे एग्जाम्स आप कह सकते हैं कि सबस्यूम कर जाता है, ठीक है। तो हम यूपीएससी का एक लेवल ले लेते हैं और समझेंगे कि क्वेश्चंस वहाँ पे कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप एक बार
देख लेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि मैंने तो यहाँ पे आपको 10 साल का रेफरेंस दिया हुआ है, मेनली हम बात कर लें ये लास्ट के 2 सालों की, तो मुझे यहाँ पर 2019 में 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे और 2020 में 17 क्वेश्चन। तो सही बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा खासा आपका कह सकते हैं नंबर है, जिससे आपका मेरिट में नाम आना नहीं आना ये तय कर सकता है इन क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो आप कह सकते हैं पॉलिटी जो है, एक तो सबसे मेन बात ये है कि ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि इसका स्टैटिक चीज़ तो रहती है, आपको बुक कवर करनी पड़ेगी, लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर भी रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। और रेफ़र करने के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी में यही समझना है कि जो चीज़ें आपके करंट अफेयर्स में हैं उसको आपको स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके पढ़ना है और उसमें ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो हर साल मुझे यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से देखने को मिलते हैं और सारे एग्जामिनेशन की यही बात है, ठीक है। पॉलिटी एक अच्छा खासा चंक आपका रखता है और इसी को अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में भी हमें यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर आपका एक एनालिसिस दिया हुआ है, ये एक सेक्शनल परसेंटेज आपका दिखा रहा है किस चीज़ के लिए, मैं आपको बता दूँ ये मेनली मैंने 2020 ईयर का पेपर आपका यहाँ पे लिया हुआ है, उसको एनालाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शंस में से पूछे गए हैं वो आपके लिए यहाँ पे एक आइडिया देने के लिए बताया है कि 2020 का मेनली पेपर में कैसे क्वेश्चंस लिए थे। तो देखिएगा आपको 45% जो क्वेश्चंस थे, ध्यान दीजिएगा कि 45% इट्स अ गुड कह सकते हैं चंक। तो इसमें आपका मेनली आपका एफआर से यानी कि फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल ड्यूटी से, प्रियम्बल से, डीपीएसपी से, तो ये मैंने एक ही साथ में ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ रखा हुआ है क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि एक साथ ही देखते हैं। तो ये पूरा एक चंक जो है आपका कम से कम इतना परसेंटेज आपका ये वाला सेक्शन रखता है, ठीक है। तो हमें इसे कैसे पढ़ना है और जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही हमें ध्यान में रखना है। पढ़ते वक्त हमें मेनली यही ध्यान देना है कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही डील करूंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो बार बार मतलब कुछ ऐसी चीज़ें में आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम लेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एक बार अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मेजर चंक आपका फिर पार्लियामेंट से रहता है जिसमें आपका 25% रहता है। अब पार्लियामेंट में ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पे किस किस चीज़ की बात हो रही है, आपका प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, कैबिनेट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मैं आपका कहूँगी कि इसी चीज़ में मैं आपको लेकर के आई क्योंकि यूनिट आप कह सकते हैं एक यूनिट सिस्टम की, यूनिटरी सिस्टम की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जा रही है तो उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से मेनली आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर आपका कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स और अमेंडमेंट की बात करी गई है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आर्टिकल्स भी पूछे गए थे। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2020 जिसमें आपको पूछा गया था कि अगर आप बजट लेकर के आते हैं तो उसमें आर्टिकल 110 का और 117 का रेफरेंस दिया हुआ था और पूछा गया था कि बजट में आप कौन कौन सी चीज़ें लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से हमारे जितने भी आर्टिकल्स में जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारे आर्टिकल्स मैं आपको नहीं बताऊंगी कि सारे आपको याद नहीं करने क्योंकि 400 कह सकते हैं कि 400 प्लस हमारे आर्टिकल्स जा चुके हैं तो उतने आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। जितने मैं आपको यहाँ पे इस कोर्स में करवाने वाली हूँ उनको आपको सिर्फ रिवीजन तौर पे करना है, इनफैक्ट याद भी नहीं करना है। याद करेंगे तो कभी याद नहीं होंगे, सिर्फ आपको उनको रिवीजन बेसिस पे रीड करना है एंड बिलीव मी वो आपके दिमाग में बैठने वाले हैं। फिर इसी तरीके से हम आगे का अगर चंक देखें तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आए हुए हैं और मिसलेनियस में मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चंक आपका रहा है। लेकिन मेजर जो आपका क्वेश्चन रहा है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते वो मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज एंड आपका एंड मेनली कंपैरिजन पूछता है वो हर बारी कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स में मेनली आपका जो एक वर्ड मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पे क्वेश्चन बहुत बारी बनते हुए दिखता है वो है आपका जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल पे। इस पे क्योंकि काफ़ी बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बारी, ठीक है। तो जब हम इस कोर्स को देखेंगे तो उसके बाद हमें क्लियर होगा। प्रीएम्बल के लिए बहुत बारी पूछा जाता है, प्रीएम्बल में ये पूछा जाता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, या फिर किस केसेस से रिलेटेड करके हम ये देखते हैं कि किस केस में हमें यहाँ पे प्रीएम्बल को पार्ट बनाया गया था।
तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जितने भी एग्जामिनेशंस आते हैं ना, तो उसमें अगर हम इसको एक बार स्टडी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको सिर्फ एक कह सकते हैं रिपीटेशन फॉर्म में पढ़ने के लिए, या फिर हम सिर्फ उसके बाद में रिवाइज करेंगे। लेकिन एक बार अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको वो हमेशा हर एग्जाम में काम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आपको ये हमारा एक ओवरव्यू मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि हमें कैसे पढ़ना है, और इसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और लास्ट की 10 वीडियोज़ में हम लोग फिर यहाँ पर लेकर के आएंगे और साथ में स्टडी करते हैं। इसी के साथ थैंक यू।